हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस पढ़ेंगे यानी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। अब ये लिमिटेशन ड्रॉबैक्स का मतलब ये है कि कुछ कमियां और कुछ फेल, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस कुछ जगहों पे फेल हो जाती है, इसमें कुछ कमियां हैं, वो क्या है वो सब आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? इससे पहले के लेक्चर नंबर 4 में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पढ़े थे, यानी कि उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। पहला एप्लीकेशन ये था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। जो फिजिकल इक्वेशंस है वो सही है या गलत है, हम ये चेक कर रहे थे डायमेंशंस के थ्रू, यानी कि डायमेंशंस की मदद से हम फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक कर रहे थे। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ये था कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में एक रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे थे, यानी एक फॉर्मूला को हम तैयार कर रहे थे डायमेंशंस के थ्रू। डायमेंशंस के हेल्प से हम एक फिजिकल इक्वेशंस का एक फॉर्मूला बना रहे थे, और ये था सेकेंड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन नंबर 3 था to find the conversion factor between the units of same physical quantities in two different systems of unit, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है एसआई सिस्टम से जब सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में एक कन्वर्जन फैक्टर आएगा, एक नंबर आएगा, और उस नंबर को हम फाइंड आउट कर रहे थे डायमेंशंस के थ्रू, यानी कि डायमेंशंस की मदद से हम वो फैक्टर को निकाल रहे थे, और ये था डायमेंशंस का थर्ड यूज। इस तरह डायमेंशंस के हम 3 एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं, पर आज उसी डायमेंशंस के कुछ फेल्यूर है, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को आज हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का टाइटल डालना पड़ेगा, और वो है कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये था पहला लिमिटेशन। ये है डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट गिव द information about constant term while checking the correctness of physical equations। ठीक है, फिजिकल इक्वेशंस। जैसे इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन सही है, न्यूटन्स मोशन का सेकंड इक्वेशन है, जो कि आगे आने वाले लेसन में आप पढ़ने वाले हो, और ये राइट इक्वेशन है, दिस इज करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, समझा? पर ये डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम S का डायमेंशन निकालते थे और यूटी का डायमेंशन निकाले, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन निकाले। इसमें हम हाफ का डायमेंशन नहीं निकालते, क्योंकि हाफ क्या है, हाफ एक नंबर है, दिस इज अ नंबर मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हो गया। अब वैल्यू मतलब ये है एक कांस्टेंट टर्म हो गया, दिस इज कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, ऐसे हमने पहले ही पढ़ लिया है। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता, ये हम पहले ही देख चुके हैं, राइट? तो देखो, मैं यहाँ पर इसका डायमेंशन नहीं है तो निकाल देता हूँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, एस यू टी ए टी स्क्वायर, एस यू टी ए टी स्क्वायर तीनों है, इन तीनों का डायमेंशन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था।
अब ये डायमेंशन कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 4 को एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पर इतना पता है कि इन तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, राइट। आप देखोगे हम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कब कहते थे, हम तभी कहते थे जब इक्वेशन के दोनों तरफ हर एक टर्म का डायमेंशंस अगर सेम होते हैं तो फिर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो ऐसे में इसका डायमेंशन, इसका और इसका, तीनों का डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो गया। और सच्ची में ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि न्यूटन्स मोशन का सेकंड इक्वेशन है, राइट। लेकिन चलो एक काम करते, मेरा मन का मैं कोई भी अपना एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 98 AT स्क्वायर ले लिया। अब ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे मन से लिया है मैंने, ये नंबर कुछ कहीं फिजिकल इक्वेशन का नंबर नहीं है, ये अपने मन से लिया है। लेकिन अब इसका अगर डायमेंशनली करेक्ट देखने जाऊं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एस यू टी ए टी स्क्वायर सबका डायमेंशन सेम है, तो जो डायमेंशन यहाँ होगा वही डायमेंशन यहाँ होगा, है ना। L1 L1 L1, इसका भी देखो डायमेंशन L1, यहाँ L1 और यहाँ L1, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो रही है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा इक्वेशन है नहीं, ये तो मेरा मन का बना दिया। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि डायमेंशनली जब आप चेक करने जाते हो तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर डायमेंशंस कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए दोनों को करेक्ट बता रहा है, ये भी करेक्ट बता रहा है, वो भी करेक्ट बता रहा है। माना कि डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन ये फिजिकल इक्वेशन सही नहीं है, ये तो हमारे फिजिक्स में है ही नहीं ऐसे इक्वेशन। तो इससे क्या पता चला, ये जो हम चेकिंग करते डायमेंशन से वो सब जगह सही नहीं होता, कुछ जगह पे इक्वेशन सही नहीं है फिर भी सही बता दे रहा है इस प्रोसेस से, बस ये इसकी गलती है। ये पहला ड्रॉबैक क्लियर हो गई। अगला ड्रॉबैक देखते हैं, यानी कि अगला फ्लॉप। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट ये है, इफ द करेक्ट इक्वेशन contain some more terms some more terms of same dimensions then it is not possible to know about their presence by using dimensional equation या फिर फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कहो या डायमेंशनल इक्वेशन कहो। मतलब क्या देखिएगा, जैसे हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। आपको पता है कि s का जो डायमेंशन है वो L1 आ रहा था, यू टी का डायमेंशन क्या L1 आ रहा है, और ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या आ रहा था L1, या हाफ का तो चलेगा, जो है वही। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा है, इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है करके हमने पहले देख चुके हैं, राइट। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये फिजिकल इक्वेशन है, न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन है, मतलब न्यूटन्स मोशन का सेकंड इक्वेशन है। लेकिन एक काम करता हूँ, इसे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। कंडीशन अप्लाई क्या करता हूँ, देखिए मान के चलो कि कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है इधर, और अभी वो रेस्ट पोजीशन पे, मतलब रुका हुआ है, कहीं चल के जा नहीं रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब वो दौड़ेगा, जब वो दौड़ेगा तो दौड़ते हुए यहां कहीं पहुंच गया, तो जब यहां पर लास्ट में उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा रहा है, कुछ 5 सेकेंड का टाइम लगा है।
तो अभी मैं कंडीशन अप्लाई कर लिया। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा हूं कि व्हेन u इज इक्वल टू 0, तो u अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 इंटू टाइम क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, बराबर कि नहीं। देखो इसमें तीनों का डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन के इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, और इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 2 टर्म है, 1 2। इसका डायमेंशन देखो L1 L1 और यहां पर L1, इसका डायमेंशन क्या है L1 और यहां L1। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कब कहेंगे, दोनों तरफ हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इधर देखो दोनों तरफ हर टर्म का डायमेंशन सेम है, इधर दोनों तरफ हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया और ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो सवाल ये है कि भाई साहब सच्ची वाला इक्वेशन तो ये है ना, लेकिन इसमें ज्यादातर टर्म प्रेजेंट है और इसमें कम टर्म है। टर्म मतलब यहां पर ये जो नवे दिख रही इधर वाले, तो अगर दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट हो गए तो जो इसमें एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट है ना, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है ना। सो द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म्स, द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म, मतलब देखो इसके अंदर कितने 2-3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अब क्या बता रहे हैं यहां पर, ऑफ सेम डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस। अब जरा देखो मैं इसको हटा दूं तो भी डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं हटाऊं तो भी डायमेंशनली करेक्ट, इसको हटा दूं तो भी डायमेंशनली करेक्ट। अब जरा सोचो अगर मैं इस इक्वेशन में ऐसा कर लिया होता है, s इज इक्वल टू यू टी रहेगा और ये रहेगा ही नहीं, मतलब यहां पर s इज इक्वल टू यू टी रहेगा। देखो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। देखो दोनों का डायमेंशन सेम सेम आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, सेम डायमेंशन के अगर एक्स्ट्रा टर्म भी इसके अंदर होगा ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगा, डायमेंशन से नहीं पता चलेगा। ये इसकी मीनिंग है। क्लियर हो गए, कंफ्यूजन नहीं ना। सिर्फ इतना समझ के चलिएगा कि भाई साहब जो आप निकालते हो एक्स्ट्रा टर्म इसके अंदर प्रेजेंस है, समझो इधर एक्स्ट्रा टर्म और कुछ टर्म आ गए यहां पर, जो उनका इसका डायमेंशन सेम है ना, एक और टर्म यहां पर लेके आया और उसका डायमेंशन भी इनके जैसा ही है, तो वो है या नहीं है इसका प्रेजेंस हमें पता नहीं चलेगा डायमेंशंस के जरिए। क्योंकि डायमेंशन क्या करता है, सिर्फ इतना कहता है कि जितने लोग हैं उन सबका सेम सेम आ रहा है ना, तो वो करेक्ट है। बस कितने लोग हैं, कितने टर्म्स इसके अंदर है वो नहीं बताएगा, बस दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है उतना बताएगा। दोनों तरफ सेम आ रहा है तो करेक्ट है। देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, करेक्ट है। देखो इधर L1 L1 L1, मतलब इधर हर एक का टर्म, इधर हर टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो ये करेक्ट है। समझा क्या मैंने क्या कहा, क्लियर है। तो ये हो गया सेकेंड। नंबर थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्या बताता है देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, अभी सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। देखिए थर्ड ये है कि यहां पर द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट cannot
be found out dimensionally. It can be obtained experimentals only. मतलब क्या, देखो जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जैसे लास्ट से हमने देखा था कि ये रिजिड सपोर्ट है समझो, और यहाँ से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड में क्या लगाया हमने, एक ऑब्जेक्ट लगाया जो स्फीयर के फॉर्म में रहता है, उसको बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब, जो कि स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट होता है, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है ना। तो इसे हमने क्या किया कि अब हम इसको यहाँ पर लेके आए और छोड़ दिए, तो ये गया और जाके वापस आ गया। तो एक बार जाके वापस आएगा तो उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक बार गया और वापस आया तो ऑसिलेशन, और उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको कहते हैं कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो जो ये टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लेंथ पे डिपेंड कर रहा था और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ पावर ली है और बाद में आगे जाके ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा कर एक कांस्टेंट आया और यहाँ पर ये ए बी रह गया। और हमने क्या किया, हमने कहा था कि देखो ये क्या है, वेर के इज क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is dimensionless, मतलब ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। और फाइनली हम सॉल्व करके इसको पूरा डायमेंशन से सॉल्व किया था और एक फॉर्मूला निकाले लास्ट में कि k√L/G। हम डायमेंशन से ये फॉर्मूला निकाले थे। हम फॉर्मूला तो बना लिए लेकिन हम k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, k का वैल्यू नहीं निकाल सकते। k का वैल्यू कहां से निकाल सकते? सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उस एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट से वैल्यू कितना आता है? 2π। तो तब जाके फॉर्मूला क्या बन सकता है? 2π√L/G। मतलब फिर ड्रॉबैक कैसे हुआ बताता। देखो, डायमेंशन पूरा फॉर्मूला बना के दे रहा है, सब कुछ बना के दे रहा है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। डायमेंशंस पूरा फॉर्मूला बना के दे रहा है, देखो सब कुछ सेम है, बस यहां का नंबर नहीं दे पा रहा है। मतलब ये कांस्टेंट का नंबर नहीं निकाल सकता, तो डायमेंशन का ये ड्रॉबैक है। डायमेंशन नंबर नहीं निकाल सकता, बस खत्म, ये उसका फेल्यूर है। क्लियर है? चलो, ये हो गया अपना थर्ड ड्रॉबैक। अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखिए, नंबर 4 ये है डायमेंशनल एनालिसिस। Dimensional analysis cannot be used to derive the formula for the physical quantity which depend on another physical quantities more than 3। मतलब क्या हुआ था, देखिए, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ये डिपेंड करती है किसी बी, सी और डी, और इनके पावर हम लेते थे ए बी सी कुछ भी। जैसे एग्जांपल पिछली बार लिया था
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और जी था, तो यहाँ पर हम ए लिया, बी लिया, प्रोपोर्शनल निकल के कांस्टेंट आता था और ये ए जी लिया। फिर इनके डायमेंशन रखते थे, ये के था, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन, इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर, ऐसे रहते थे। और यहाँ पर कौन था, एल एम टी, यहाँ पर था एल एम टी, यहाँ पर था एल एम टी, बराबर। और फिर पूरा सॉल्व करके हम इसको एक फॉर्मूला निकाल लिए थे, क्या था, अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये निकाल रहे थे। सोचो अब एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पर रैंडमली क्वांटिटी लिया, ये क्वांटिटी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड है समझो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, फिर बी सी डी, और यहाँ पर इनके पावर ये आ गए। अगर आप इनके डायमेंशन निकालते तो क्या आता, यहाँ पर एल एम टी, ये ए, एल एम टी, यहाँ पर बी, एल एम टी, यहाँ पर सी, कुछ भी नंबर आ रहा है, लेट्स से सॉरी यहाँ पर डायमेंशन कुछ आएगा, एल एम टी आया, मान के चलो यहाँ पर कुछ 1 2 3 आ गया, इधर 1 आ गया, 0 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 0, और यहाँ पर 1 आ गया, इधर 2 1 3 आ गया। तो हम क्या कर रहे थे, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो मान के देखो यहाँ पर ऐसा लिया कि 1 है, L1 है, M2 है, और T3 आ गया, क्या आ गया, ये इधर आता तो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई होता तो LA M0 और T2A आ जाता। फिर यहाँ पर देखो इसका क्या आता है, यहाँ एल बी आ जाता, मल्टीप्लाई करके M0 और TB आ जाता। इधर क्या आता है, यहाँ पर L2C और MC और T3C ऐसे आ जाता। फिर बाद में कंपेयर करते थे कि भाई साहब देखो ये L है, L है, L है, तो सेम रखा, A प्लस बी प्लस 2C सॉल्व करते थे, है ना। मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कुछ बातें। L1 है, M2 है और T3 है समझो, यहाँ पर K, L से मैं तो यहाँ पर L रख लिया। देखो A प्लस बी प्लस 2C, तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस 2C आ गया, है ना। फिर उसके बाद ये M लूंगा, M का पावर 0 प्लस C यानी कि C आ जाएगा, और T का पावर देखो 2A माइनस बी प्लस 3C, मतलब 2A माइनस बी प्लस 3C आ गए, है ना। और क्या करते थे हम, कंपेयर करते थे, L है, M है, T है, तो ऊपर कंपेयर करेंगे, A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 1, है ना। फिर देखो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, तो C इज इक्वल टू आ गया 2, 2A माइनस बी प्लस 3C है, 2A माइनस बी प्लस 3C है, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 ले लिया। अब क्या करते देखो सुनो, C का वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते, C का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे मतलब 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। सॉल्व करके दिखाएं आपको, जरा हल्का सा दिखा देते, देखो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। 2 का वैल्यू आप यहाँ पुट करते मतलब 2 2 जा कितना 4, तो यहाँ पर 4 होता है इज इक्वल टू 1, A प्लस बी इज इक्वल टू उसको वहां शिफ्ट करते और ये +4 वहां जाके -4 मतलब -3 हो जाता, है ना। इधर देखो 2A माइनस बी, और ये 2 का वैल्यू लाके यहाँ पुट करते तो 3 2 जा कितना 6, तो यहाँ आ जाता 6 और ये 3 आ जाता। 2A माइनस बी, इसको वहां शिफ्ट करोगे तो 6 वहां जाके -6 में 3 जाएगा तो -3, है ना, ये हो जाता। अब जरा देखो दोनों को सॉल्व करते, आप दोनों को सॉल्व करते, कौन सा 10th स्टैंडर्ड का मेथड से क्या करते आप, सॉल्व करते। सॉल्व करके यहां से आप A और B के वैल्यू निकाल लेते, मतलब A का निकाल लेते और B का वैल्यू निकाल लेते। मतलब एक बात तो पक्का है कि A का वैल्यू कुछ तो आएगा। A का वैल्यू मान के चलो कि चलो 3 आ गया, B का वैल्यू आ गया 2 और C का वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, चलो B का वैल्यू, C का वैल्यू कितना है 2 है, आ गए। वो नंबर लाके आप यहां पुट करते तो एक फॉर्मूला बन जाता, क्या बन जाता, A इज इक्वल टू K, और ये B का वैल्यू B के ऊपर A का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर इधर 3 आ जाता, और इसके ऊपर क्या है वो B है ना, B के ऊपर ये वाला, यहाँ पर देखो स्मॉल b का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो C के ऊपर 2, यहाँ पर कैपिटल D है और C का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पर 2, ऐसे कुछ फॉर्मूला बन जाता। लेकिन जरा सोचो
एक देखो ए क्वांटिटी है ना, किस पे डिपेंड है, बी पे है, सी पे है, डी पे, यानी कि तीन पे डिपेंड हो सकता है। तीन से अगर ज्यादा होता, यानी कि ऐसा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी डी ई, अगर यहां पर ए बी सी डी ऐसा ले लिया मैंने, अगर चार पे डिपेंड होता तो सोचो ऐसे कितने इक्वेशंस आते, चार। ये यहां पर डिस्टर्ब हो रहा है, ये पुराने वाले है ना, ये क्या है, पुराने वाले। कितने होते हैं ऐसे, चार। अब सोचो चार होगा मतलब ऐसे कितने, यहां पर a प्लस बी प्लस, मतलब यहां पर देखो a b c d, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो वो इक्वेशन आप सॉल्व नहीं करते, जैसे इसको सॉल्व किया ना आपने ऐसे, इसको आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, और सॉल्व नहीं कर पाते हो तो फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता। तो इससे क्या समझा, डायमेंशन एनालिसिस कैनॉट बी यूज टू डिराइव द फॉर्मूला for the physical quantity, which depend on another physical quantity more than 3। अगर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कोई डिपेंड करता है तो उसका फॉर्मूला आप डायमेंशन से नहीं बना सकते। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दो पे डिपेंड करते या किसी तीन पे डिपेंड कर रहे तो उसका फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड किया तो उसका फॉर्मूला डायमेंशन से नहीं बना सकते। बस यही है ड्रॉबैक नंबर 4। समझा? अब आप बोलोगे हमको ये सॉल्व करने को नहीं आ रहा है। अरे बहुत इजी है, आपने किया है, एक बार मैं करा के दिखाता हूं। मैं तो आपको रफली बता रहा था ना। देखो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3। इधर कितना आ रहा है, ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया, -3। माइनस बी प्लस बी गया तो कितना आएगा, 3a। और यहां पर कितना आ रहा है, -6, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आएगा, -6/3। a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। मतलब a का वैल्यू कितना आना चाहिए, -2, बराबर। अब ये a ले जाकर किस में पुट करोगे, किसी एक में पुट करो। आप मान के चलो कि इसमें पुट कर दो। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, -3 है ना यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन। इसमें ले जाकर a का वैल्यू पुट करो, तो a का वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू -3a, तो b इज इक्वल टू -2 वहां जाएगा तो क्या, +2, -3 + 2, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1, b इज इक्वल टू आ गया -1। आप लाके यहाँ पर पुट कर सकते हो। कितना आ रहा था इधर, a का वैल्यू कितना आया, -2, b का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, c का वैल्यू तो 2 आ रहा है। ठीक है, समझा? ये मैंने क्यों सॉल्व किया? आप बोलोगे आपने तो पूरा पढ़ाया, लेकिन जब एकदम स्ट्रॉन्ग इक्वेशन आया तब आप छोड़ के भाग गए ना, आपको तो पढ़ाई नहीं आता होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कैसे करते हैं। यानी कि तीन क्वांटिटी पे अगर ये डिपेंड करती है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो, लेकिन अगर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर ये डिपेंड किया होता तो आप नहीं बना सकते, जैसे इसका नहीं बन सकता। क्लियर हो गई? चलो, ये था अपना ड्रॉबैक नंबर 4। अब हम जाते हैं ड्रॉबैक नंबर 5। सॉरी, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने चाह रहा हूं तो लंबा वीडियो बन जाता है, पर क्या करें, मैं आपको ऐसे ही भाषण दे के जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं ड्रॉबैक नंबर 5 पे जाते हैं, और वो क्या है बताते हैं। देखो 5, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used to derive the relations involving trigonometric or exponentials and logarithmic functions, as these quantities
आर डायमेंशनलेस. का आहे डायमेंशनलेस. म्हणजे काय हे बघा. मान के चलो कि कोई, देखो पहले बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में आप पढ़े थे. जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, है ना. ओहो आराम से, टैन थीटा हो गया. कोई भी ये दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब वही a रेज टू एक्स हो गया, e रेज टू एक्स हो गया, कोई b रेज टू एक्स हो गया. ऐसे कुछ ना कुछ पावर में होना चाहिए. या दूसरा वाला हमने क्या कहा कि लॉगरिथमिक फंक्शन. इसमें क्या होगा, जैसे log x हो गया, या log ऑफ प्रेशर हो गया, log ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम 1 हो गया. तो कोई log वाला टर्म जोड़ा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन. क्लियर हो गई. तो फिर क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूं, बोलना ये चाहता हूं कि अगर मान लो कि कोई क्वांटिटी है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसी a रेज टू x पे डिपेंड हुआ समझो, या किसी साइन थीटा पे डिपेंड हुआ समझो, या फिर किसी लॉग ऑफ प्रेशर पे डिपेंड हुआ समझो. याद रखो ये तीनों के तीनों डायमेंशनलेस होते हैं. क्या होते हैं, डायमेंशनलेस. इनका कोई डायमेंशन नहीं होता. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका डायमेंशंस नहीं होते. ये डायमेंशनलेस है. अगर डायमेंशनलेस वाले कोई भी क्वांटिटी पे अगर ये डिपेंड करे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा. ये जो फॉर्मूला आता है ना ऐसे a रेज टू एक्स साइन थीटा log p, ऐसा अभी क्या फॉर्मूला आना चाहिए था ना यहाँ पर. इसका पावर कुछ होगा a b c. तो इनका फॉर्मूला नहीं बनेगा. एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपस में इनमें से कोई भी एक फंक्शन की हो, या हो सकता है कि यहां पर कोई और फंक्शन हो, लेट्स से एग्जांपल tan थीटा ले लिया. हमें नहीं पता ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़ दो. बस इतना समझो कि अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें से कोई भी अगर ये फंक्शंस रहते हैं तो इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा डायमेंशंस के थ्रू. मतलब डायमेंशन से आप इनके फॉर्मूले नहीं बना सकते. ये है इसका ड्रॉबैक नंबर 5. क्लियर है. चलो ड्रॉबैक नंबर 6 पे जाते हैं. ड्रॉबैक नंबर 6. ड्रॉबैक नंबर 6 ये बताता है कि डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used to derive the formula for physical quantity which depend on another physical quantity, another sum or difference depend on another physical quantities of sum or difference. देखो मतलब क्या, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. और इनके पावर हमने a b ले लिया. याद रखो इधर जो क्वांटिटी है ये दोनों कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है. कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में.
मतलब टाइम पीरियड इन दोनों पे तो डिपेंड है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका फॉर्मूला बन रहा था, इसका फॉर्मूला बन गया था। क्या बना था? ऐसा बन गया था, है ना, बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक क्वांटिटी डिपेंड करती है किसी दो क्वांटिटी पे, बी और सी पे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं, प्लस में। कैसे? प्लस में, मतलब देखो दोनों का सम है। या अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड करती है लेकिन डिफरेंस वाले पे, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बन सकता। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी सम ऑफ टू क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, या एक फिजिकल क्वांटिटी सब डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर कोई क्वांटिटी किसी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है लेकिन उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फॉर्मूला बनेगा और ऐसा बनेगा। ये था इसका ड्रॉबैक। मतलब ये हर एक का फॉर्मूला बना के नहीं दे सकता, कुछ बोलता है कि भाई साहब ये इस पे ऐसा ही डिपेंड होना चाहिए तो मैं फॉर्मूला दूंगा, ऐसा डिपेंड हुआ तो फॉर्मूला मैं नहीं दूंगा, जा, ऐसा है। ठीक है, तो आप समझ के चलो कि इसका मतलब ये है। क्लियर है? अब आगे जाते हैं। अब लास्ट ड्रॉबैक पढ़ेंगे, एकदम लास्ट, यानी कि ड्रॉबैक नंबर 7। और ये ड्रॉबैक क्या है देखो मैं डायरेक्ट समझाता हूं, क्या बार बार लिखता बैठो, मीनिंग समझ लेते हैं। याद है 10th स्टैंडर्ड में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, यानी कि न्यूटन्स लॉ पढ़े थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होता था, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, इसका मास था m1, इसका मास था m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था d। अब हमने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन में। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां पर 11th स्टैंडर्ड में मैं ये डिस्टेंस को r से दिखा देता हूं, तो मैं यहां r लिख लेता हूं। फिर हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि ये देखो दोनों में प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, m1 m2 रहेगा अपॉन r² होगा, राइट। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकल कर एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट g, और ये क्या आ रहा था यहां पर? m1 m2 अपॉन r²। ये g कौन है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये यहां पर इसे क्या कहते थे? कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर ना, यही कहते हैं। ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सुनिएगा। आपने यहां तक पढ़ लिया, ये बात अच्छी हो गई। आपको पता है कि ये m1 m2 कौन थे? ये जो m1 और m2 है ये कौन है? ये मास है ना। और ये जो r है ये क्या है? ये डिस्टेंस है, बराबर। और फोर्स क्या है? सॉरी f क्या है? फोर्स है। हमने क्या पढ़ा डायमेंशंस के अंदर? हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन नहीं होता, जो कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होता। पर यहां पर क्या हो रहा है? इस g को, ये g तो कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका डायमेंशन है। कैसे? जरा देखो, चलो ये g फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, f = g m1 m2 अपॉन r² हो गया। मुझे g चाहिए तो क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा fr², है ना। दिखा देता हूं, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, fr² g m1 × m2। समझा? एकदम बेसिक लेवल पे बताऊंगा, आप जरा 10th से अभी आए हो ना, इसलिए। अभी मुझे g चाहिए, इसको नीचे भेजो तो क्या आएगा? fr² अपॉन m1 m2।
तो जरा देखो f का डायमेंशन क्या पढ़े थे, L1 M1 T-2। ये r क्या है, r तो लेंथ है। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहां पर लेंथ का स्क्वायर है, मतलब मीटर का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर हो गया, तो L2 आ गया। अब दूसरा देखो, ये भी केजी होगा, क्योंकि ये मासेस है। मासेस का ऐसा यूनिट क्या पढ़े थे, किलोग्राम। दो मास है ना यहाँ पर, तो मास का M2 हो जाएगा। तो G ऊपर जाके देखो, ये L2 और L1 क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, M1 हो जाएगा T-2, और नीचे का M2 ऐसे ही रहेगा, है ना, बराबर। स्क्रीनशॉट वगैरह मारना है तो मार लो, मैं रफ कर देता हूं। ओके ओके, चलो यहां निकाल लेते हैं। G इज इक्वल टू देखो L3 M1 T-2, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M-2, यहां पर +2 है तो ऊपर जाके -2। डायमेंशन क्या आएगा, ये L3 रहेगा। देखो M है तो M कॉमन, -2 + 1 मतलब 1 - 2 कितना होता है, -1, तो -1 हो गया, और T-2 देखो इसका डायमेंशन है। So we have studied that constant of proportionality are dimensionless, but now we are getting the dimensions of the constant of proportionality g का डायमेंशन मिल रहा है। तो सबका डायमेंशंस नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं ना, कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन है, तो यहां वो फ्लॉप हो रहा है। हमने डायमेंशन में क्या पढ़े, हर एक कांस्टेंट का डायमेंशन रहेगा ही नहीं, और यहां दिख रहा है कि हर एक कांस्टेंट का डायमेंशन आ रहा है कि नहीं यहां पर, तो ये उस डायमेंशन का ड्रॉबैक हो गया। तो आई थिंक मैंने आपको सारे ड्रॉबैक अच्छे से समझाया है और आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।